क्वेश्चन बैंक पेज नंबर 34 डेट 29 नवंबर। 36 में क्या है उनको 125 DCC देना। अगर किसी लेडीज का मेंसेस है वो नॉर्मल 3 या 4 दिन तक रहता है। अगर 4 दिन से ज्यादा मान लो 6 दिन 7 दिन या 8 दिन 10 दिन होता है तो इनका मतलब यह है कि या तो उस लेडीज को हाइपोथायराइडिज्म होगा। यदि हाइपोथायराइडिज्म होगा तो उनको मेंसेस ज्यादा दिन तक आएगा और समय से पहले भी आ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उनका थायराइड ठीक करना है, थायराइड ट्रीटमेंट देना है। दूसरा है यदि कैल्शियम की कमी होगा तो भी मेंसेस ज्यादा आएगा, तो ऐसे कंडीशन में उनको 125 DCC देना। तीसरा कारण है एसिड बढ़ने से। एसिड बढ़ने से, ब्लड के एसिड बढ़ने से मेंसेस जल्दी आते हैं और ज्यादा दिन तक आता है। तो ऐसे कंडीशन में उस लेडीज का म्यूकस जीरो लिवर जीरो चेक करके अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट देना है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि उनके शरीर में सीवियर एसिडोसिस है। तो ऐसे कंडीशन में उनको एसिड ट्रीटमेंट देना। हाइपोथायराइडिज्म में क्या करेंगे? हाइपोथायराइडिज्म में हाइपोथायराइड ट्रीटमेंट देना। अच्छा, हाँ। बाकी तो केवल हाइपोथायराइडिज्म ही नहीं होगा, इसमें 2-3 और कारण होगा। एसिड भी बढ़ा रहेगा, पेट अपसेट भी रहेगा, वो सब आप देख करके ट्रीटमेंट डायग्नोज करना। कोई वहाँ पे सब कुछ पूछ रहा था। हाँ? मेरे राजस्थान में। अच्छा, ठीक है। तो ये कारण को आप लोग ध्यान दे करके देना। नेक्स्ट है और एक जैसे राइट और लेफ्ट और जैसे किए रहते हैं तो उसके बाद डब्ल्यू भी देना चाहिए क्या? ठीक है, नहीं आया। राइट और लेफ्ट और जैसे ओडी। अगर हम लोग सिद्धांतों के आधार, अगर हम लोग सिद्धांतों की बात करें तो सिद्धांतों की बात करें और एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात नहीं करेंगे तो आप राइट ओरी, लेफ्ट ओरी, WD तीनों एक साथ दे सकते हो। अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी करके अगर माइंड क्या हो, मास्टर माइंड हो, तो उस कंडीशन में जब आप स्टडी करोगे तो स्टडी करने से ये पता चलता है कि राइट ओरी और लेफ्ट ओरी दोनों स्टेरॉइड बनाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरोन के नाम से। ठीक है। अगर ये स्टेरॉइड जो होता है प्रोटीन्स होता है। ठीक है। अगर ये आप अनावश्यक रूप से आप उकसाते जाओगे, साथ में WD को भी उकसाओगे, तो क्या होगा, जो यूट्रस के जो वाल है वो ज्यादा थिक हो सकता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के ज्यादा बनने से ज्यादा मोटाई हो सकता है और ज्यादा एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है कि यूट्रस में फाइब्राइड हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। क्या? कैंसर। हाँ, फाइब्राइड या कैंसर हो सकते हैं। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही आपको उकसाना है, पेन पॉइंट चेक करके, अन्यथा नहीं उकसाना। ठीक है। उकसा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको यहाँ पर ध्यान देना, अनावश्यक आप फिजूल खर्ची आप उकसा रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट ओरी लेफ्ट ओरी में बिल्कुल दर्द नहीं है और WD में भी दर्द नहीं है, एकदम नॉर्मल काम कर रहे हैं। आप जबरदस्ती उकसा करके आप उनको नॉर्मल कर रहे हो तो वो ज्यादा केमिकल बनाने से एंडोमेट्रियम का जो साइज है अनावश्यक रूप से बढ़ेगा। और अगर नॉर्मल साइज में आने के बाद एंडोमेट्रियम का जो मोटाई नॉर्मल होने के बाद हो सकता है कि वहाँ के जो प्रोटीन है, सेल्स है, वो एबनॉर्मल होकर के फाइब्राइड में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए अनावश्यक रूप से नहीं उकसाना। ठीक है। सर फॉर्मूला 4 उन्होंने कब देते हैं? मतलब अगर मान के चलिए कि सभी पॉइंट में 4 नंबर का दर्द नहीं है। हाँ। कुछ पॉइंट में 3 नंबर का और 1-2 पॉइंट में 2 नंबर का है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट में 4 नंबर का दर्द है। तो उस स्थिति में फॉर्मूला नंबर 4 दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो। देखो फार्मूला नंबर 4 में क्या क्या पॉइंट आपको बताया गया था। 104, 208 इसमें मेडुला है, थायराइड भी है ब्रेन के लिए। इनके बाद 20 राउंड एरो है स्पाइनल नर्व खोलने के लिए और 8 पेन है ना, एसिडिक को दूर करने के लिए, गैस को खत्म करने के लिए। तो ये 7 पॉइंट से ही अगर पेट का दर्द ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास तो ब्रह्मास्त्र है अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोथेरेपी आपके पास है। न्यूरोथेरेपी के सिद्धांत क्या कहते हैं? न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत ये कहते हैं कि हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारी आने का मुख्य कारण एसिड और एल्कली इम्बैलेंस होना। दूसरा कारण, आप वहां के दर्द को निकालो जहां पर दर्द हो। न्यूरोथेरेपी पॉइंट में जहां डायग्नोस्टिक पॉइंट है, अगर जिस पॉइंट में दर्द है आप वहां के दर्द निकालने तक ट्रीटमेंट देते जाओ बारी बारी से, सीक्वेंस में। आपको कोई भी फार्मूला अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, वन साइड दर्द है, राइट ओरी, गाल में, लिवर में, राइट ओरी तीनों में दर्द है, बाकी में नहीं है दर्द। तो आप क्या करोगे? बाकी को देने की जरूरत नहीं है, बस आप पहले गाल का दर्द निकाल दो एक की पॉइंट को पकड़ के। ठीक है।
ये दर्द निकल जाएगा, लेकिन बाद आप लीवर के दर्द को निकालो, फिर इनके बाद राइट ओवरी के दर्द को निकाल लो। ये न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत है और यही आप लोगों में सफलता का राज है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना दिन मतलब फ्रीक्वेंसी अब माइल्ड से चालू करो ना, और कोई भी ट्रीटमेंट का दर्द निकालना है पहले माइल्ड दो, धीरे धीरे पॉइंट को बढ़ाते जाओ, मतलब पर डे हिसाब से पर डे उसी ट्रीटमेंट में ही डाल दो। हर मिनट के हिसाब से पहले राउंड में कम फ्रीक्वेंसी का, दूसरे राउंड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी का, तीसरे राउंड में ज्यादा, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का। जैसे आपने किडनी क्लियर फार्मूला दिए देखे हो, पहले रेंज में 1-1 है, दूसरे राउंड में 3-3 है, तीसरे राउंड में 5-5 है, चौथे राउंड में 7-7 है ना। ऐसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाइए कोई भी पॉइंट के दर्द को निकालना है तो सर फिर ये वाला CNS में जो देते हैं हाँ वही रखेंगे सर्कल हाँ, CNS में जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस में कोई भी पॉइंट के दर्द निकालना। कि सबसे पहले गैस में, हाँ। फिर उसके बाद पैन में। बिल्कुल ठीक है, प्रायोरिटी के आधार पर ये सीक्वेंस रखना अगर किसी भी ऑर्गन के दर्द को निकालना हो तो। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर ये पकड़ लें। हाँ जी, अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप केवल वहाँ के दर्द को निकालो। नेक्स्ट, फिट्स आने के कारण लिखिए। क्या सभी फिट्स के पेशेंटों को एक ही ट्रीटमेंट लागू होगा? इसमें 2 सवाल है। फिट्स आने के कारण लिखिए। फिट्स क्या होता है? फिट्स से होता है एक दौरा होता है जो हमारे शरीर में इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं और यह होने का मुख्य कारण है। फिट्स का मतलब इस तरह से शरीर एकदम अकड़ जाते, दौरा पड़ता है और धड़ाम से व्यक्ति गिर जाते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से आधा कोमा में चले जाते हैं। उस टाइम तक उनको पता नहीं रहता कि वो क्या हो रहा है, थोड़ी देर में उनको होश में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर जो एक्शन होते हैं वो कई सारे बीमारी के एक प्रकार के लक्षण होते हैं। फिट्स से कोई बीमारी नहीं है, फिट्स से विभिन्न बीमारियों के कारण होने वाले एक लक्षण हैं। ठीक है, ये होने का मुख्य कारण हो सकता है ब्रेन में तकलीफ होना, ब्रेन में कभी इन्फ्लेमेशन हो गया हो, ब्रेन में चोट लग गया हो, या ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है वो पतला हो गया हो, ब्रेन में बनने वाले केमिकल इनबैलेंस हो गया हो, एक ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा जो होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजस जो होते हैं एक प्रकार से मेम्ब्रेन होते हैं, अगर इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए इन्फेक्शन की वजह से, या हो सकता है कि मेनिंजाइटिस हो जाए इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन हो जाए उनके बाद, तो उस कंडीशन में क्या है हमारे ब्रेन का जो वेव है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इस वजह से फिट्स आते हैं। दूसरा कारण हमारे ब्लड में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, अगर उस मिनरल्स में कम या ज्यादा होने से भी बहुत सारे इनबैलेंस की वजह से फिट्स आ सकते हैं। जैसे अगर शुगर बढ़ेगा हमारे ब्लड में, या शुगर बढ़ेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उससे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ठीक से। जब ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर? एट्रोफी आ सकते हैं, मन बुद्धि हो सकते हैं, ब्रेन को काम करने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो तुरंत फिट्स आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन आते हैं। अगर सोडियम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सोडियम बढ़ने से एल्कली बढ़ जाएगा, और एल्कली बढ़ने से ब्रेन के जो टिश्यू में अनावश्यक दबाव पड़ने से उनमें जो मेम्ब्रेन है, झिल्लियां है, वो एबनॉर्मल हो जाते हैं नर्व के ऑर्डर आने से। ठीक है, इसलिए फड़फड़ाने लगते हैं और व्यक्ति गिर जाते हैं, फिट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार अमोनिया बढ़ेगा तो भी फिट्स आएगा, एल्कली फॉस्फेट बढ़ने से फिट्स आते हैं, क्लोराइड के बढ़ने से फिट्स आते हैं। ऐसे कुछ मिनरल्स है। इनके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ब्लड में पोटेशियम कम है, ठीक है, पोटेशियम कम है तो भी फिट्स आ जाता है। पोटेशियम कम होगा तो सोडियम ज्यादा होगा, सोडियम ज्यादा होगा तो फिट्स आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से केमिकल कम होने से और कौन से केमिकल ज्यादा होने से फिट्स आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फार्मूला सेट करना। ठीक है, तो ये 2 मेन कारण है। एक तो ब्रेन के टिश्यू को काम करने के लिए ऑक्सीजन की कमी, किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी, और उस सेलों के ब्रेन के सेल्स के द्वारा, अंगों के द्वारा बनने वाला केमिकल कम या अधिक होने के कारण, या नर्व का ऑर्डर प्रॉपर नहीं आने के कारण ये सब फिट्स का कारण बनते हैं। मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकते हैं, मार लगने की वजह से हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्या सभी फिट्स के पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट लागू होगा? नहीं, सभी फिट्स के पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट नहीं लागू होगा। फिट्स के मरीजों में जो ये फिट्स आने के कारण अलग अलग है, बहुत सारे अलग अलग कारण है, तो उस कारणों को ध्यान में रख करके उस पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले बेसिक ट्रीटमेंट तो आपको देना ही है। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को पेट सेट करना, डाइजेशन प्रॉपर करना, ताकि ठीक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स शरीर के हर अंगों तक पहुंचे।
इनके अलावा अगर इंजरी हुआ है, मार लगा है, तो उनको इंजरी ट्रीटमेंट देना, सबसे पहले इंजरी ट्रीटमेंट देना, फिर पेट साफ करना, इनके बाद मिनरलाइजेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट देना। ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट या हेपरिन, उचित हेपरिन ट्रीटमेंट देना। ठीक है ना। तो इस तरह से देते रहेंगे तो पेशेंट जल्दी ठीक होगा। कभी कभी कई बच्चे हैं जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाते हैं, जेनेटिक हो जाते हैं। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आ रहे हैं तो जेनेटिक प्रॉब्लम में उनको न्यूजीन फार्मूला ऐड करना है। ठीक है। अगर किसी को शुगर ज्यादा हो गया है तो शुगर को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना, एल्कलीन फास्फेट ज्यादा है तो एल्कलीन फास्फेट ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना। अगर ब्रेन के हिप्पोकैम्पस एक प्रकार से मेम्ब्रेन होता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस के आसपास, अगर उनका जो नॉर्मल जो मोटाई होता है, अगर नॉर्मल मोटाई से वो कम हो जाए, पतला हो जाए, तो नर्व का ऑर्डर मिलने से वो क्या हो जाता है, अब नॉर्मल हो जाते हैं, वो जिनके कारण ब्रेन एकदम फड़फड़ाने लगता है, जिनका इफेक्ट शरीर में फिजिकल रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करना, कारण को समझ करके ट्रीटमेंट देना। अगर हिप्पोकैम्पस में गड़बड़ी है तो उनको ठीक करने के लिए 12 मेडुला देना। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कारणों के लिए आपको फिट्स के पेशेंट को अलग अलग ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट, क्या फिट्स और एपिलेप्सी एक ही है? क्या फिट्स और एपिलेप्सी एक ही है? नहीं, दोनों एक ही नहीं है। फिट्स जो होते हैं, अभी आपको बताया था, फिट्स क्या होता है, बहुत सारे बीमारियों का एक लक्षण है, एक सिम्टम्स है, जो किसी भी बीमारी के, बड़ी बीमारी के, ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों से होने वाला लक्षण है। ठीक है। जबकि एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जबकि एपिलेप्सी को हिंदी में क्या कहते हैं, मिर्गी बोलते हैं। मिर्गी एक होता है, एक बीमारी है, और मिर्गी का जो प्रॉब्लम है वह परमानेंट चलने वाला है, काफी समय तक चलने वाला, ऑटोमेटिक रूप से संचालित होने वाला एक बीमारी है, जिनका कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। मगर फिट्स जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण है, जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसके कारण को अगर हम लोग समझ पाए तो। ठीक है। मिर्गी, एपिलेप्सी जो होते हैं एल्कली बढ़ने के कारण आते हैं मोस्टली। ठीक है। अगर किसी को मिर्गी आया है, एपिलेप्सी है, तो उस एपिलेप्सी के वजह से भी उस पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं। ठीक है। उस पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको मिर्गी वाला ट्रीटमेंट देना। मिर्गी को ठीक करने के लिए क्या करना, सबसे पहले एल्कली डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, और डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करने के बाद राइट साइड में ज्यादातर दर्द रहेंगे, गॉल, लिवर, राइट ओरी के एरिया में ज्यादा दर्द रहेंगे, तो आप लोग वहां के दर्द को निकालने के लिए ट्रीटमेंट देना न्यूरोथेरेपी के अनुसार। ठीक है। चलिए, मिर्गी को ठीक किया जा सकता है 100%? हाँ, किया जा सकता है। देखो, मिर्गी एक बीमारी है, उनके कारण क्या है वो आपको कारण समझना है। कारण में क्या हो सकता है, ये मिनरल्स जो आपको ऊपर बताए थे, सोडियम, कैल्शियम, शुगर, एल्कलीन फास्फेट, अमोनिया, क्लोराइड और पोटेशियम, ये 7 केमिकल टेस्ट कराना। ठीक है। इनके अलावा ब्रेन में सीटी स्कैन, MRI करवाना, इसमें से पता चलेगा कि क्या वजह है। जब वजह पता चल जाए तो आप लोग उनको वही वजह के लिए ट्रीटमेंट देना जिसकी वजह से आया हुआ है। ठीक। बहुत सिंपल सा सिद्धांत है न्यूरोथेरेपी का। सभी बीमारी का कुछ न कुछ हमारे शरीर के अंगों के साथ कनेक्शन है, तो आप उस अंगों के दर्द को निकालिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए किसी को फीवर है, उदाहरण के लिए, आप फीवर है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट लिवर पड़ता है, लिवर में आता है। आप इधर उधर के पॉइंट ना देकर के केवल लिवर को ही उकसाइए ज्यादा मात्रा में, लिवर के दर्द को ठीक करिए। लिवर जितना ज्यादा एक्टिव होगा उतनी इन्फेक्शन खत्म होगा, फीवर ठीक होगा। अगर किसी महिलाओं के मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादातर नाभि के नीचे के अंगों में एनर्जी की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन की अनियमितताएं हैं, जिसके वजह से इनमें कमर दर्द आ जाते हैं, मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो आप बाकी ट्रीटमेंट ना लेकर के इतने ही पॉइंट के दर्द को भी निकालोगे तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलते हैं। पहले जब न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट दिया जाता था, 2 या 4 पॉइंट होते थे फार्मूला में, बस इतने ही देकर के छोड़ देते थे पूरा दिन भर के लिए। जैसे इनको मेंसेस में प्रॉब्लम है, अनियमितता है, तो वो क्या देते थे, राइट ओरी लेफ्ट ओरी देकर छोड़ देते थे दिन भर। ऐसे अभी तो आधा घंटा का ट्रीटमेंट दे रहे, पौना घंटा का ट्रीटमेंट दे रहे, वो उस टाइप पे नहीं थे। कुछ फिजिकल फाइट होते थे, केमिकल के सामने कुछ फिजिकल फाइट दे देते थे 5-10 मिनट का, बस हो गया न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट।
ज्यादातर 10 से 15 मिनट का ट्रीटमेंट ही देते थे पहले। ठीक है, तो आप लोग कारणों को समझ करके ट्रीटमेंट देना। आंख बंद करके तीर चलाओगे तो निशाना लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ठीक से निशाना लगाना है तो आप भले एक आंख खोल के निशाना लगाइए, निशाना सही जगह पर बैठेगा। ठीक है ज्योति, सवाल बहुत सारे हैं, आप सवाल में मत भटकिए, आप उस कारण को समझिए जहां पर दर्द है। आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना बताया है ना, है? आप वहां के दर्द को निकालिए ना बस। उन्होंने एंटीबायोटिक खाया, उन्होंने ये खाया, उन्होंने गुलाब जामुन खाया, उन्होंने जलेबी खाया, उन्होंने चमचम खाया है, उन्होंने बादाम क्या बोलते हैं। अगर सर पेट में कहीं भी दर्द ना हो, कहीं कुछ बीमारी हो, हाँ तो मेडिकल रिपोर्ट में पता चलेगा। कुछ बीमारी है तो मेडिकल रिपोर्ट में पता चलेगा, बाहर से तो दिखाई देगा ही नहीं। या तो इन्फेक्शन से रिलेटेड होगा, या तो इंजरी हुआ होगा, या तो ब्लड रिपोर्ट में मिनरल्स की कमी या ज्यादा होगा। तो ये मेडिकल रिपोर्ट से पता चलेगा। शरीर में कहीं दर्द नहीं है मगर उनको बीमारी है। अब शरीर में कहीं नहीं दर्द है मगर वो आदमी दिन भर सोच रहा है, ये भी तो है ना। अब इसमें आप देखेंगे, हो सकता है उनको शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगा। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन की कमी का पेट में दर्द, पेट फिट एंड फाइन है मगर ये ऑक्सीजन की कमी ब्लड में है, जिसकी वजह से ब्रेन को जितना मतलब ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दर्द कभी होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से, मगर ये नहीं कि पूरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भरा पड़ा हो। सब नॉर्मल है मगर ऑक्सीजन की कम है, तो हो सकता है उनको बीमारी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर तो ऐसे अगर हम मेडिकल रिपोर्ट अगर लेंगे तो फिर डायग्नोस कैसे करेंगे? तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आपको डायग्नोस करना, आप समझना ये प्रॉब्लम के लिए कौन से अंग जिम्मेदार है। ठीक है, फिर उस अंगों को फिर आप ट्रीटमेंट देना, फिर उनके दर्द जो है ना उभर कर सामने आ जाएगा। शुरू में तो दर्द नहीं है मगर जैसे जैसे ट्रीटमेंट दोगे ना तो दर्द उभर कर सामने आ जाता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें तकलीफ था मगर दबा हुआ था। तो पेशेंट बोलेगा कि आप ट्रीटमेंट किए तो दर्द मगर वो ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन आता है शरीर में, जमा रहता है शरीर में, दिखाई देता है क्या? जब आप ट्रीटमेंट देते हो तो इन्फेक्शन उखड़ने लगता है, फिर उनको फीवर आ जाता है, उल्टी आ जाता है, लूज मोशन आ जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं उभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभार। शरीर में जमे हुए जो खराब जो पदार्थ है वो खुल करके सामने आ जाना, छींक के रूप में, उल्टी के रूप में, खांसी के रूप में, लूज मोशन के रूप में, शरीर में दौरा या दानेदार लाल चकत्ती के रूप में ये आ जाते हैं, साइड इफेक्ट जिसे बोलते हैं। तो ये शरीर में अंदर जमे हुए इन्फेक्शन की वजह से, बैड प्रोडक्ट की वजह से होते हैं, जो हमारे शरीर में जमा हुआ है। वो जब बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है तब हमारे शरीर में एक साइड इफेक्ट का दुष्प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई लोगों को दर्द उभर कर सामने आ जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, कई सारे कारण हैं। हाँ जी, क्या मुस्कुरा रहे हैं? तो इसी इन्होंने बोला ना कि दर्द उभर के सामने बाद में आ जाते फिर बोलते हैं ना, आपने पहले हमको आता है ना, ट्रीटमेंट किया तो दर्द ये अभी ट्रीट एंड फाइन है। अगर ट्रीटमेंट लेंगे, अगर इनके शरीर के अंदर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन तो अब हम लोग क्या किया, इम्यून सिस्टम को छेड़ दिए। अब इम्यून सिस्टम को छेड़ेंगे तो इन्फेक्शन क्या एक जगह बैठा रहेगा क्या? इम्यून सिस्टम तो हमारा एक्टिव हो गया उनको खत्म करने के लिए। जब लड़ेगा मरेगा इम्यून से और इन्फेक्शन, तो क्या होगा? शरीर में गर्मी, शरीर में टेम्परेचर चेंजेस होना, शरीर में हो सकता है दर्द आ जाए, उल्टी भी हो जाए, लूज मोशन भी हो जाए, बुखार के साथ साथ होता है जनरली। तो ये कोई खराब चीज नहीं, अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सी बीमारी में फिट्स आते हैं, पैरालिसिस या मेनिंजाइटिस? कौन सी बीमारी में फिट्स आते हैं? पैरालिसिस या मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में फिट्स आते हैं क्योंकि मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन का जो ऊपरी का जो कवर है वो इन्फ्लेमेटेड है, इनमें सूजन है। इनके वजह से नर्व का ऑर्डर जब मिलता है मेम्ब्रेन को तो उनका जो वेव है वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो केवल ब्रेन के ऊपर में ही सर इन्फ्लेमेशन है इस बीमारी में? पहले बाल है, फिर त्वचा है, फिर खोपड़ी है, फिर मेनिंजस है, फिर ब्रेन है। यानी कि ब्रेन और खोपड़ी के बीच में जो लेयर है वो मेनिंजस है। नेक्स्ट।
सारे शरीर के मसल फड़फड़ा रहे हैं, यह किस बीमारी का लक्षण है? सारे शरीर के मसल फड़फड़ा रहे हैं तो इस बीमारी को मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर कहते हैं। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में मसल इसलिए फड़फड़ाते हैं क्योंकि आप लोगों को बताया गया था ब्रेन से अगर शरीर के किसी भी अंगों को अगर मैसेज मिलना है, अगर ऑर्डर देना है, तो एक सिंगल नर्व काम एक उस ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। ब्रेन से निकलने वाला ये जो नर्व है डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके लिए एक नर्व से दूसरे नर्व, दूसरे से नर्व से तीसरा नर्व जुड़ते जाते हैं, तब जाकर के उस नर्व को हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। जब एक नर्व से दूसरे नर्व जहाँ पर जुड़ते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेटेड होते हैं, उस जगह पर एक नर्व से जो इम्पल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, दूसरे नर्व में पास होते हैं। क्या होते हैं? पास ट्रांसमिट होते हैं। अगर एक नर्व से मैसेज दूसरे नर्व में अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है दोनों के बीच में जिसको साइनेप्स कहते हैं, वहीं पर भटकता रहता है और वही भटकते हुए कंडीशन में मसल्स में फड़कन आते हैं। ठीक है? यहाँ पर फड़फड़ करेगा तो ये यहाँ से मैसेज है ना आगे के नर्व में नहीं जा पा रहा, इसलिए वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, रास्ता ढूंढते हैं। आँख फड़फड़ा रही है सर मेरी। आँख फड़फड़ाएगा, मुंह भी कभी फड़फड़ाएगा, कभी बाहर तो ज्यादा फड़फड़ाता है। ठीक है? कभी कभी सिर भी फड़फड़ाता है। तो 15-20 दिन से इस आँख में यूँ फड़फड़ कर रहे हैं, उनको 15 मेडुला और 5 मेडुला दे देना। अच्छा, ठीक है? 15 मेडुला देने के बाद अब बताना 15 मेडुला 6 ट्रीटमेंट। जब फड़फड़ाएगा तुरंत लेना। ठीक है? अपने आप रिजल्ट देखना है तो 15 मेडुला। हाँ, 5 मेडुला भी सर साहब? हाँ, 5 मेडुला भी ले लो और 2 मेडुला भी ले लेना। अच्छा, चलिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। जैसे कि मान के चलो कि अब ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किन्हीं का जंघा पे मतलब पैर रखा तो कुछ से आवाज आता है, मतलब लगता है कि एयर भरा हुआ है। हाँ। तो ये क्या होता है? मतलब जब भी दे रहा हूँ तो मतलब ऐसे आवाज आती है, मतलब बजता है उसमें। तो ये मतलब क्या है? आज मैंने एक पेशेंट जो आए थे ना, उनको मैं सोचा कि पैकेट में है कि दोनों पैर पे रखा तो आवाज आ रही थी। जब भी मैं रख रहा हूँ, देखो आपको बताया गया था जितना भी मसल्स है उनके बीच में एयर स्पेस होते हैं और एयर स्पेस में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है? मगर कभी कभी जब अनावश्यक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बनिक एसिड है, जहाँ जहाँ खाली जगह होते हैं वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ जगह का मसल एकदम टाइट हो जाते हैं, कुछ जगह एकदम फूल जाते हैं एसिड की वजह से। तो कभी कभी मसल इधर उधर होता है ना, तो वो एयर स्पेस में जमा हुआ एसिड की वजह से ही होता है। चलिए नेक्स्ट। मोटर न्यूरॉन बीमारी के खास लक्षण लिखिए। ये जो मोटर न्यूरॉन वाला जो पॉइंट है ना, बीमारी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार ज्यादातर पूछा जाता है। मोटर न्यूरॉन से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है? परीक्षाओं में। हाँ सर, अरे फिर से वाला भी आता है। ये जो टॉपिक है न्यूरोमस्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मोटर न्यूरॉन बीमारी के खास लक्षण लिखिए। अब देखिए मोटर न्यूरॉन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। मोटर न्यूरॉन यानी मोटर नर्व। मोटर नर्व कहाँ से क्या ऑर्डर लेके जाते हैं? ब्रेन से शरीर के विभिन्न अंगों में मोटर ऑर्डर लेके जाते हैं, ताकि हमारे शरीर के जितने भी सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम काम करे। ठीक है? नाम से स्पष्ट है, मोटर नर्व, मोटर न्यूरॉन। दीजिए। अब मोटर नर्व में यानी कि ब्रेन से शरीर के विभिन्न एरिया में मैसेज ले जाने वाले या ऑर्डर ले जाने वाले नर्व में कुछ तकलीफ है, उनके कार्यों में रुकावट आ रहे हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में मिलने वाले मैसेज नहीं मिल पा रहे हैं। ऑर्डर नहीं मिल पाने से अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यही होगा ना? ठीक। जब तक नर्व मैसेज नहीं देगा किसी अंग को, तो अंग काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमारे ब्रेन से शरीर के विभिन्न अंगों में मैसेज ले जाने वाले नर्व, जिसे मोटर नर्व कहते हैं, जिनका संबंध हमारे शरीर के अंगों को चलाने के लिए होते हैं, उनको आपस में तालमेल बैठाने के लिए होते हैं, उनके कार्यों को नियमित रूप से रेगुलेट करने के काम होते हैं। अगर मोटर नर्व ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर के कई सारे सेल, टिश्यू ठीक से काम करना चाहिए, वो काम करना बंद कर देंगे। अब ये क्यों हो रहा है? अब मोटर नर्व में ब्रेन से अब ऑर्डर नहीं आ पा रहा है अंगों तक। उनका एक कारण हो सकता है
कि दो नर्व के बीच में जो कनेक्टिविटी होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं, उस साइनेप्स में कहीं न कहीं रुकावट आ गया हो, जिसकी वजह से ब्रेन में बनने वाला केमिकल एक नर्व में आया, दूसरे नर्व में ट्रांसमिट होना चाहिए, दूसरे से तीसरे में होना चाहिए। तो इस प्रकार से साइनेप्सिंग प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहे हैं, एक नर्व से दूसरे नर्व में मैसेज नहीं जा पा रहे हैं, जिसके वजह से। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उससे भी क्या होता है, नर्व को अपना न्यूट्रिशन मिलता है काम करने के लिए, अपने रिपेयरिंग के लिए। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होगी तो आप सेल का ऊपर का कवरिंग भी क्या हो जाएगा, डैमेज होगा। ठीक है, जब डैमेज होगा तो आपस में बहुत सारे नर्व में डैमेज होगा, तो बहुत सारे नर्व में डैमेज होगा तो आपस में चिपकना चालू हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट होगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, या नर्व में डिमाइलिनेशन हो जाएगा। डिमाइलिनेशन का मतलब होता है नर्व के ऊपर माइलिन शीट का खत्म होते जाना या निकलते जाना, जिसे डिमाइलिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से नर्व के में बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं, या तो माइलिन शीट हट सकते हैं, या तो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी कारण साइनेप्सिंग प्रोसेस नहीं जा रहा है, एक नर्व से दूसरे नर्व में जाने वाले मैसेज ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं। इसके वजह से हमारे शरीर के अंगों को जो जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम करना बंद कर देते हैं। तो अब हमारे शरीर के हर एक अंगों को काम कराने के लिए मोटर नर्व जिम्मेदार है। तो अगर मोटर नर्व ठीक से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हम लोग खाना ठीक से नहीं निकल पाएंगे, चलना फिरना ठीक से नहीं हो पाएगा, पहले तो मसल एकदम फड़फड़ाएगा, ट्विचिंग होगा, कभी यहाँ, और ऐसा लगेगा जैसे शरीर में चींटियां चल रही हो। लगता है कभी कभी, आप लोग को नहीं हो, भगवान किसी को न दे ऐसा प्रॉब्लम, मगर जब किसी को मोटर न्यूरॉन होता है तो उनके शरीर में ऐसा लगता है जैसे चींटी चल रहा हो, मसल फड़फड़ाता है, शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ते जाते हैं, चलने में बैलेंस बिगड़ता है, आंखों में धुंधलापन आ जाते हैं, ठीक से बात नहीं कर सकता, मूड स्लरिंग होता है। सब काम कराने वाले मोटर नर्व है। खाना निकलने के लिए मोटर नर्व जिम्मेदार, तो अगर खाना नहीं निकल पाएगा तो इनको सफोकेशन हो जाएगा, जो खाना खा रहे वो बाहर निकल जाएगा, हाथ पैर उंगली हिलाने मुश्किल हो जाएगा, शरीर का बैलेंस बना पाना मुश्किल हो जाएगा, खाना इंडाइजेशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, खाना इंडाइजेशन होगा तो कब्जी होगा तो पूरे शरीर में गैस भरेगा, गैस भरने के बाद फिर क्या होगा, बहुत सारी एसिडोसिस के कंडीशन आ जाने से शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे तकलीफ सब मोटर नर्व के गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं, और ये सभी अंगों से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सभी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम मोटर नर्व की गड़बड़ी के कारण आ सकते हैं। ठीक है, तो मोटर नर्व जब तक काम नहीं करेगा तब तक हमारे शरीर के एक सेल भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो हर एक सेल को काम करने के लिए ब्रेन से ऑर्डर आना जरूरी है, तब जाकर के उनको जो काम करना है वो नेचुरली काम करेगा, और जब नेचुरली काम करेगा तो हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए जो केमिकल बनाते हैं वो बनाएगा और हमारे शरीर बैलेंस रहेगा। ठीक, तो मोटर नर्व के बगैर कोई भी शरीर काम नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे वो व्यक्ति को पैरालिसिस के बराबर ही है। क्या है, वह व्यक्ति एक पैरालिसिस के पेशेंट के जैसा बेड रेस्ट हो जाएगा, और जब बेड रेस्ट होगा तो क्या होगा, फिर बेड शोर निकलेगा, हाथ नहीं उठा पाएगा, ये सब प्रॉब्लम आएगा ना बाद में। तो ये सब मोटर नर्व के गड़बड़ी की वजह से होता है। चलिए, तो इसके बाद गड़बड़ी मैंने क्या चीज के लिए मैंने जिम्मेदार होता है गड़बड़ी, जब फर्स्ट आप देखो आता है तो इसका गड़बड़ी क्या, हर एक सेल का रिपेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम काम करे तो उनके लिए हार्मोन एंजाइम जिम्मेदार है, नर्व जिम्मेदार है, प्रोटीन जिम्मेदार है, सभी का आपस में क्या है, कोऑर्डिनेशन है, तब जाकर के हर एक सेल अपने सही समय पर सही तरीके से नियंत्रित रूप से कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं। अगर नर्व में अगर गड़बड़ी आया है तो हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर की कमी, एसिटिलकोलाइन की कमी, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की कमी, न्यूरोट्रांसमीटर की कमी कर लो सीधा, पहली बात। दूसरी बात, विटामिन की कमी, विटामिन B12, फॉलिक एसिड माइलिन को बनने के लिए चाहिए। अगर जो व्यक्ति ज्यादा दिन तक अगर फैट्स नहीं खाएगा तो फैट्स क्या करते हैं, नर्व के ऊपर का जो माइलिन है उनको बनाने का काम करते हैं। अगर फैट्स नहीं खाएगा तो क्या होगा, हार्मोन स्टेरॉइड नहीं बनेगा। माइलिन को बनने के लिए फैट्स चाहिए ना, तो फैट्स कहाँ से मिलेगा, अब खाना खाओगे फैट्स खाओगे तभी तो मिलेगा। तो जिनको शरीर में अगर फैट्स की कमी है तो उनमें माइलिन नहीं बनेगा, हार्मोन स्टेरॉइड की कमी हो जाएगा, और जब हार्मोन स्टेरॉइड की कमी हो जाएगा तो न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से नहीं बनेगा, वही न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से
नर्व की गड़बड़ी आया है। तो ले देकर के प्रोटीन से रिलेटेड है, विटामिन से रिलेटेड है, विटामिन सी चाहिए, मिनरल चाहिए, इन सभी का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए एक नर्व को मेंटेन होने के लिए। क्या क्या? फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए, इनके बाद विटामिन, मिनरल्स, विटामिन सी, जिंक, इन सब चीजों की प्रॉपर जरूरत होता है एक नर्व को बनने के लिए, नर्व के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, किसी भी एक फैक्टर की कमी हुआ तो नर्व में तकलीफ पाएगा ही। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर कुल मिला के यूडीएफ में पेट सेट, हाँ, पेट सेट करो। पहली बात तो पेट सेट करो, फिर मल्टीविटामिन दो, मल्टी मिनरल दो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाओ, कर दो। हाँ, यही सब कॉमन ट्रीटमेंट चलेगा उसको। इतना ही बस करते रहो। हाँ, करते रहो, यही जीवन का अस्तित्व है इस नर्व को बनाने। मल्टीविटामिन जो फॉर्मूला है सर अपना, अरे मल्टीविटामिन से भी आप लेटेस्ट मल्टीविटामिन बना सकते हो। ये जो मल्टीविटामिन है ना, इससे भी आप अच्छे मल्टीविटामिन बना सकते हो। ये पका पकाया माल मत खाइए। ये उन लोगों के लिए है जो बेसिक कोर्स कर रहे हैं। आप लोग डिप्लोमा कर रहे हो, मास्टर डिप्लोमा करोगे, आने वाले समय में आप क्या रहोगे? एक रिसर्चर रहोगे। तो आप जितना पढ़ेंगे ना उतना ही नए नए चीज मिलेंगे। है? अब इसमें क्या है, कितने कैसे मल्टीविटामिन? एक लीवर है तो लीवर स्टोरेज होते हैं, केवल स्टोरेज से थोड़ी ना होगा, खाने से भी होगा। है? आप कितने उकसाओगे? जितना दिन का स्टोरेज रहेगा उतना दिन का काम करेगा। इसके बाद आपको वो चीज तो खाना ही पड़ेगा ना, तो आप खाने पर ध्यान दीजिए, शरीर में एब्जॉर्प्शन के ऊपर ध्यान दीजिए, डाइजेशन प्रॉपर हो, फिर आप स्टोरेज के बारे में सोचिए। अगर मुझे विटामिन B12 की कमी है, लीवर में जितने दिन का स्टोरेज था वो खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद अगर मैं विटामिन B12 नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? नर्व पूरा कमजोर हो जाएगा, मेरा शरीर ही पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको विटामिन B12 खाना जरूरी है। ठीक है, और ये पॉइंट अगर 4 पॉइंट है तो आप 10 पॉइंट का मल्टीविटामिन बना सकते हो। विटामिन कितने प्रकार के हैं? विटामिन A, B, C, D, K, ये 5 प्रकार के विटामिन है। बी कितने प्रकार के हैं? 12 प्रकार के हैं। ये भी एक फैक्टर है। तो आप इसमें कौन कौन सा पॉइंट को उकसा करके आप कम से कम 5 विटामिन या फिर 12 प्रकार के विटामिन B12 है, तो कम से कम 8-10 पॉइंट का आपको तो एक फार्मूला बन जाएगा। इनका नाम क्या देना? लेटेस्ट विटामिन फार्मूला। तो क्या हर विटामिन को उकसाने के लिए हर पॉइंट होगा? सबके अलग अलग है ना। उकसाने के लिए अगर आपको फॉलिक एसिड को उकसाना है तो क्या फॉलिक एसिड को उकसाने के लिए केवल क्या करोगे? परखू दोगे और उनके बनाने वाले बैक्टीरिया को नहीं उकसाओगे काम करने के लिए? उनका प्रिकर्सर को उकसाना है ना। अगर आपको घी बनाना है तो क्या घी किससे बनना है आप बताइए? दही से। हाँ, दही से। और दही कहाँ से बनेगा? दूध कहाँ से आएगा? जब गाय ही नहीं है तो दूध कहाँ से आएंगे? दूध ही नहीं है तो दही कहाँ बनेंगे? दही नहीं है तो कहाँ से घी बनेंगे? तो ये सब प्रिकर्सर को आपको ध्यान में रख करके सुधारने का काम करना। आपके पास ईटा और रेती आया नहीं है और सोच रहे हो कि मैं बढ़िया बंगला बना लूं। एक ईंट बनाने के लिए भी ना आपको मिट्टी रेती चाहिए, और ये चाहने के बाद उनको पकाने के लिए सब भट्टी चाहिए, लकड़ी चाहिए, कोयला चाहिए। तो कोई भी चीज को बनाना है तो सबसे पहले इनका रॉ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और समझना कि रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। आपको मालूम है A to Z रॉ मटेरियल मिलने की जगह तो आपको मालूम है। कोई भी दुकान जाते हो, आपको कोई भी घर में खाना भी बनाना है तो किराने के सामान में सब खाने के सामान मिल जाएगा, लोहे से संबंधित सामान, हार्डवेयर मिलेगा। है, ये सब आपको मालूम है। इसी प्रकार ये जानना चाहिए कि शरीर में कौन से विटामिन के फॉर्मेशन के लिए कहाँ पर बैक्टीरिया जिम्मेदार है, उनको उकसाने के लिए कौन से एरिया में है हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट के, उस एरिया को उकसाना स्पेशली। अब जैसे ये फॉलिक एसिड को बनाने वाला जो बैक्टीरिया है कहाँ पर है? एसेंडिंग कॉलम में। कहाँ है? एसेंडिंग कॉलम में फॉलिक एसिड को बनाने वाले बैक्टीरिया है, ओरिजिनल रूप में बनाने वाले। ठीक है, अब उस बैक्टीरिया ही अगर नहीं रहेगा तो जो आपको फॉलिक एसिड चाहिए ओरिजिनल रूप में वो नहीं मिलेगा। इसकी वजह से शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाएंगे। तो इसीलिए राइट ओवरी देते हैं। इसलिए राइट ओवरी देते हैं। तो सर हम जैसे इसमें फॉलिक एसिड में आता है गैस आई। हाँ, तो गैस हम पेट के लिए देते हैं, पाचन के लिए दे रहे हैं। और अच्छा कि भी पहले पाचन एब्जॉर्प्शन के लिए दे रहे हैं, गैस ओनली गैस आई। अच्छा, हाँ, एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? इंटेस्टाइन करेगा ना। इसलिए आप
इंटेस्टाइन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए गैस ही दे रही हो, वहां पर फलिक का संबंध शायद स्टमक के साथ नहीं है, मगर वो प्रोटीन है, वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन सेल्स ही है। प्रोटीन पचाता है। हाँ, तो उनको मैनेज करने के लिए गैस ओनली दिया हुआ है। तो आपको कोई भी चीज को बनाने के लिए आपको प्रिकर्सर को ध्यान देना। अब आप बोलोगे लीवर कैपेबल है, लीवर तो केवल स्टोरेज फैक्टर जो है रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करने का काम करेगा केमिकल को, पर उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना है, पेट से मिलेगा। पेट में कम मिलेगा, खाने का अच्छी तरह से पाचन होगा। अब पाचन के लिए क्या चाहिए, खाना खाओगे तभी तो होगा, अब खाना ही नहीं खाओगे जो मतलब दिक्कत है उसको मतलब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। हाँ। तो उसके अनुसार भी तो डाइट चार्ट बनाकर देना। हाँ, बनाकर देना पड़ेगा। क्या क्या आपको लेनी चाहिए, क्या क्या हाँ, उससे रिलेटेड आपको कुछ स्टडी करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सोर्स। तो सोर्स आपको ध्यान देना, नहीं बोल रहे कि आप 10 सोर्स से याद करो। एक घर में कॉमन यूज करने वाले किचन का सामान काउंट कर लो, आप उतने ही याद कर लो कि कौन से सामान में कौन से विटामिन से, कौन से मिनरल्स है। आपके क्लाइमेट में जितने भी पेड़ पत्ती है ना, आप उसी के ऊपर रिसर्च कर लो, उसी को बता दो। मुनगा भाजी में फॉलिक एसिड, आयरन बहुत है, आप विटामिन B12 बहुत है, आप इनको डेली सवेरे शाम एक कप पीजिए, 4 दिन के बाद हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए। बोलने में क्या है, और फैक्ट है, क्यों पैसे से खरीदे जब आपकी क्लाइमेट में उपलब्ध है। आप इसी चीज को सुखा करके पाउडर बना करके 100 रुपया का एक छटाक बेच सकते हो, 50 ग्राम मोरिंगा के नाम पर बिकता है ना। और मोरिंगा क्या है, मुनगा पत्ती, सूखा हुआ मुनगा पत्ती का पाउडर, ग्राम स्टिक। यहाँ पे कहाँ है सर क्या ये मोरिंगा पाउडर? चलो ना मेरे रेलवे कॉलोनी में, कितना दिखा देता हूँ। अच्छा, ताजा पत्ती चाहिए ना, तो रेलवे कॉलोनी में जाओ। बिलासपुर में तो पूरे रेलवे कॉलोनी के हर एक घर में मुनगा के पौधा, सुहांजना बोला था। जाकर इतना तोड़ लो मुनगा, अपने मन मर्जी तोड़ के ले आओ, बोरा भर के, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुहांजना फिर इसकी टैबलेट बना के बहुत महंगी बिकती है। इसकी टैबलेट बना के, हाँ टैबलेट महंगी है। और क्या रहते हैं टैबलेट में, कुछ नहीं रहता। उनके पत्ती का पाउडर और उनके जो स्टिक है उनके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट को गाढ़ा करते हैं, उनको ड्राई करते हैं, उनको पीस करके टैबलेट बना लेते हैं। यही है ना, यही है। हाँ। आप लोग भी करो। मोरिंगा सपने आसपास पेड़ लगे, इनमें नहीं है। आप भी लगा लो ना, क्या है, इतना बड़ा डंडी ले आओ, उनको गिरा मिट्टी में दबा दो, आ जाएगा। डंडी काटनी है उसको। चलिए, तो बाद की बात है, वो जब देखेंगे तब देखेंगे। तो क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम, पार्किंसन की बीमारी क्यों आती है, इसको हम कैसे ठीक करते हैं? इनको कुछ दो खाने के लिए, आवाज बहुत स्लो आ रही है। इसीलिए बोलते हैं 2 रोटी एक्स्ट्रा बचता है तो नहीं गाय को देंगे। हाँ, गाय को देने के लिए बचाते हैं। फिर बाद में बड़ा गाय आता है, वो खा जाता है इसके चक्कर में। कौन? बहुत सारे यहाँ पर सागर बच्चा रोटी तो मैं ही खाती हूँ। एक गाय है। चलिए, तीन लोग हैं। पार्किंसन की बीमारी क्यों आती है, इसको हम कैसे ठीक करते हैं? अगर रोगी कई महीने से अंग्रेजी दवाई लेने के बाद अपने पास इलाज के लिए आए तो क्या उसका ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा? इसमें तीन प्रश्न है। पहली बात है, पार्किंसन की बीमारी क्यों आती है, पहले इनका उत्तर। पार्किंसन का मतलब क्या होता है, कंपवात। वात का मतलब वायु, कंप यानी कांपना। हमारे शरीर में वायु के भर जाने से, वायु के जम जाने से, हमारे शरीर वायु तत्वों के हो जाने से शरीर में एक प्रकार से कंपन होते हैं, अनावश्यक रूप से शरीर में मूवमेंट होते हैं। उस अनावश्यक रूप से होने वाले मूवमेंट को ही कंपवात यानी पार्किंसन कहा जाता है। हमारे देखो वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक, प्राचीन वैज्ञानिक, वैद्य लोग कितने ज्यादा एक्सपर्ट थे। गैस के कारण, सीधी सी बात है, जिन लोगों के शरीर में गैस बढ़ जाता है तो उनमें एसिडोसिस बढ़ेगा और उस एसिडोसिस की वजह से नर्व कमजोर होने लगते हैं, जिसके वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ठीक से नहीं बनता, ब्रेन में दबाव आने के कारण गैस कहाँ फंसेगा, ब्रेन में भी तो पहुंचेगा ना। उसकी वजह से पूरे ब्रेन के सेल टिश्यू लेजी हो जाते हैं। जब लेजी होगा तो डोपामाइन नहीं बनेगा, और डोपामाइन नहीं बनेगा तो पार्किंसन नामक बीमारियां आती हैं, डोपामाइन की कमी से। न्यूट्रॉन्स तो नहीं बनते, न्यूट्रॉन्स बनते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर कि उसको न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूट्रॉन्स बनते हैं, नया बनते हैं। न्यूरॉन नया नहीं बनेंगे, डेवलपिंग होगा। डिपेंड होंगे वो। नर्व जितना हमारे शरीर में उतना ही रहेगा, बस में ग्रोथ तो होगा ना, एक का दो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। चलिए, तो पार्किंसन की बीमारी डोपामाइन की कमी के कारण आते हैं। यह डोपामाइन हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया नामक अंगों में बनते हैं। इसमें बेसल गैंग्लिया नामक अंगों में बनते हैं, और यदि बेसल गैंग्लिया किसी कारणवश से ठीक से काम नहीं कर रहा है तो डोपामाइन ठीक से नहीं बनेगा, और जब डोपामाइन ठीक से नहीं बनेगा तो यह डोपामाइन नर्व के माध्यम से शरीर के जितने भी अंगों है उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को, ताकि वो अनावश्यक रूप से ना हिले। अगर आपका शरीर अनावश्यक रूप से हिलना चालू हो जाए तो समझना कि आपके ब्रेन में डोपामाइन की कमी हो रही है, नहीं बन रहे। ठीक है। दूसरा, इनको हम कैसे ठीक करते हैं? अब नाम से स्पष्ट था, कंपवात। तो वात कहाँ से डेवलप होते हैं? पेट से। तो शुरुआत कहाँ से करना है? पेट से। आप प्रयास करना हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से गैसों का जमावट ना हो। तो उस गैसों का जमावट कहाँ से होते हैं? सबसे पहले इंडाइजेशन से, अनडाइजेस्टेड फूड आने से, प्रोटीन के सड़ने से, खाने का पाचन ठीक से ना होने से क्या आते हैं? हमारे शरीर में गैस बनता है, और वो गैस बनने से हमारे शरीर में जितना भी खाली जगह है, जिनको बोलते हैं आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व को पूरा कैप्चर कर लेते हैं, दबाव डालते हैं उसके ऊपर, जिनके वजह से शरीर के सेल टिश्यू को फैलने सिकुड़ने के लिए जो जगह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसी प्रकार यह गैस अगर ब्रेन में, अगर जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ पर इकट्ठा हो जाने से ब्रेन के सेल टिश्यू को जो केमिकल बनाना चाहिए वो ठीक से नहीं बना पाता, उसकी वजह से ये डोपामाइन की कमी हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पेट सेट करना, पेट को ठीक करना। पेट को ठीक करने के बाद आप फिर 20 मेडुला देना। क्या करना? 20 मेडुला डोपामाइन के लिए, 12 गैसाई डोपामाइन के लिए, 6 एरिया नेचुरल स्टेरॉइड के लिए। ठीक है, स्टेरॉइड मिलेगा शरीर को, तब जाकर के प्रॉपर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए 20 मेडुला, 12 गैसाई, 6 एरिया देने से प्रॉपर मात्रा में स्टेरॉइड डेवलप होंगे, डोपामाइन बनेंगे, पेट का टिश्यू एक्टिव रहेंगे, जिससे हमारे शरीर में जो डेवलप हो रहे गैस है वो ठीक होना चालू हो जाए। इनके बाद अगर रोगी कई महीने से अंग्रेजी दवाइयां लेने के बाद अपने पास इलाज के लिए आए तो क्या उसका ट्रीटमेंट एक जैसे ही होगा? जी बिल्कुल नहीं। कोई रोगी अगर काफी इलाज कराने के बाद हमारे पास आते हैं तो इलाज जो होता है एक जैसा नहीं होगा। उनके कारण को आपको समझना। मैंने क्या बोला है? कारण को समझना और ट्रीटमेंट देना। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, उनको एक्सीडेंट होने के बाद बेसल गैंग्लिया का पार्ट डिस्टर्ब हुआ, और बेसल गैंग्लिया का पार्ट डिस्टर्ब होने के बाद वो बेसल गैंग्लिया डोपामाइन नहीं बनाया, तो अब क्या होगा? डोपामाइन की कमी से शरीर हिलना चालू हो जाएगा। तो अब क्या उनको करोगे? अब पेट सेट करते रहोगे क्या? नहीं, उनको समझिए इंजुरी ट्रीटमेंट देना। इंजुरी ट्रीटमेंट देते जाओगे तो वैसे जो डैमेज पार्ट है वो ठीक होता जाएगा, फिर वो अपना जो केमिकल बनाता है वो बनाएगा। दूसरी बात, अगर किसी को अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, किसी का पेट में अनपचा खाना आ रहा है या खाना नहीं पच रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे पेट में इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, हथेलियों में इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, उनको भी अगर रक्त का सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो उनमें भी जो डोपामाइन बनना चाहिए वो ठीक से नहीं बनेगा। इनके वजह से डोपामाइन के कमी के कारण, गैस के ज्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण जितना मात्रा में डोपामाइन बनना चाहिए ब्रेन और पेट की इंटेरिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो नहीं बनेगा, तो शरीर में अनावश्यक हलचल आएगा, अनावश्यक शेकिंग आएगा, ट्रेमर आएगा, जिसको पार्किंसन कहते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए आपको पेट सेट करने के साथ साथ ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट देना, और फिर डोपामाइन बनाने के लिए, डोपामाइन को एक्टिव करने के लिए बेसल गैंग्लिया को उकसाने के लिए ट्रीटमेंट देना। बेसल गैंग्लिया को उकसाने के लिए कौन से ट्रीटमेंट देंगे? बेसल गैंग्लिया ट्रीटमेंट देंगे। डोपामाइन बनाने के लिए 20 मेडुला। ठीक है, तो अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देना है। अगर किसी को नेचुरल पार्किंसन है, काफी दिनों से पार्किंसन है,
तो डॉक्टर को दिखाए हैं तो डॉक्टर लोग उनको क्या दवाई देते हैं, सिंडोपा लीवाडोपा नाम के बहुत दिन तक टेबलेट देते हैं। और इनके बाद भी उन्होंने सिंडोपा प्लस, सिंडोपा सीआर, प्रोपार्क, न जाने कितने सारे दवाइयां बदल के शरीर को पूरा बेहाल कर डालते हैं, ऐसी की तैसी कर डालते हैं, पूरा धनिया बोल देते हैं शरीर का। पार्किंसन तो ठीक होना नहीं है, ऊपर से दवाइयां दे करके उनके बेचारे के शरीर को क्या कर देते हैं, कभी लोहा बना देते हैं, कभी मोम बना देते हैं। एक बार दवाई देंगे तो एकदम शरीर नरम हो जाएगा, अनावश्यक हिलना चलेगा, और जैसे दवाई देंगे तो शरीर एकदम पत्थर हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग दवाई दे करके शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक बार नरम बनाने के लिए और एक बार पत्थर बनाने के लिए। शरीर एकदम कड़क हो जाते हैं। जब शरीर कड़क हो जाते हैं तो इसमें डोपामाइन की ज्यादा मात्रा हो जाती है। सब जब शरीर में डोपामाइन की ज्यादा मात्रा होगा तो शरीर एकदम क्या हो जाता है, स्टिफ हो जाते हैं। और जब शरीर में डोपामाइन की कमी रहेगा तो शरीर एकदम क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, शरीर में इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होना चालू हो जाता है। तो इन दोनों के लिए मेडिकल साइंस अलग अलग दवाई देते रहे, एक बार ये दो एक बार वो दो, और जिंदगी में चलते रहे। लास्ट में आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, राइट हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करना, सबसे पहले चाहे जो भी है मेडिसिन के साइड इफेक्ट को पहले खत्म करना। इतने दिन तक अगर मेडिसिन खाया हुआ है तो उनको पहले क्या करना, शरीर के अंगों को न्यूट्रल करना और मेडिसिन का साइड इफेक्ट निकालना। फिर उसके बाद पेट सेट करना। पेट सेट करने के बाद उनको 20 मेडुला 3 ट्रीटमेंट, 12 मेडुला 3 ट्रीटमेंट, 8 मेडुला 3 ट्रीटमेंट और 2 मेडुला 3 ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट देना। इनके बाद 12 गेसाई 6 एडीआर देना। तो इसमें 12 गेसाई 12 राउंड में करेंगे कि 2 राउंड में कंप्लीट कर देंगे? 12 गेसाई हाँ 12 राउंड देना, 3 बराबर है। हाँ 3 बराबर है, तो 12 राउंड में करना। हाँ 12 राउंड में करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सर ये मेडिसिन साइड इफेक्ट सिर्फ वो लिवर के पॉइंट पे ही, मेडिसिन साइड इफेक्ट जो होता है, हाँ ये इन्फेक्शन ट्रीटमेंट देते हैं अपने इस पे या फिर? नहीं, मेडिसिन साइड इफेक्ट के लिए 30 मेडुला 6 एडीआर। अच्छा, वो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट ही मेडिसिन साइड इफेक्ट को दूर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पार्किंसन की बीमारी को ठीक करने के लिए 2 सहज फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है? अभी आपको बताया 20 मेडुला और 12 गेसाई। क्या 20 मेडुला और 12 ब्रेन के डोपामाइन को उकसाने के लिए, और 12 गेसाई पेट में इंटेरिक नर्वस सिस्टम है उनको उकसाने के लिए, पेट की इंटेरिक नर्वस सिस्टम को उकसा करके डोपामाइन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पार्किंसन की बीमारी एवं कोरिया ये किस अंग की गड़बड़ी से आते हैं? इन दोनों बीमारियों में क्या अंतर है? इन दोनों बीमारियों में शरीर का कंपन एक जैसा होता है क्या? उदाहरण के साथ समझाइए। अब इसमें कितने सवाल हैं? पार्किंसन की बीमारी एवं कोरिया ये किस अंग की गड़बड़ी से आते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इन दो बीमारियों में क्या अंतर है? और तीसरा है, इन दोनों बीमारियों में शरीर का कंपन एक जैसा होता है क्या? 3 सवाल, उदाहरण के साथ समझिए। 4। अब पहला सवाल, पार्किंसन की बीमारी एवं कोरिया की बीमारी ये किस अंग की गड़बड़ी से आते हैं? तो ये जो दोनों बीमारियां हैं, पार्किंसन और कोरिया, ये दोनों ब्रेन में स्थित बेसल गैंग्लिया, एक पार्ट का नाम है सेरिब्रम के अंदर, ठीक है, थैलेमस और सेरिब्रम कॉर्टेक्स के बीच में क्या है, बेसल गैंग्लिया है, त्रिकोणाकार का नर्व फाइबर से बना हुआ, ठीक है, नर्व फाइबर के ग्रुप से बना हुआ क्या है, बेसल गैंग्लिया है। उस बेसल गैंग्लिया की गड़बड़ी के कारण ही ये पार्किंसन और कोरिया नामक बीमारी आते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, ये अंग किस अंग की गड़बड़ी से आते हो गया। इन दोनों बीमारियों में क्या अंतर है? इन दोनों बीमारी में यही अंतर है कि जो पार्किंसन जो होते हैं वह बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन कम बनने के कारण या ठीक से नहीं बनने के कारण या डोपामाइन की कमी के कारण पार्किंसन बीमारी आते हैं। डोपामाइन की कमी के कारण, कमी क्यों होगा? बेसल गैंग्लिया में कुछ तकलीफ होगा, बेसल गैंग्लिया में जब ठीक से काम नहीं होगा, ठीक से काम नहीं करेगा तो डोपामाइन नहीं बनेगा, डोपामाइन नहीं बनेगा तो कमी होगी, नर्व जो होता है शरीर को ऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं होगा और शरीर में अनावश्यक हलचल चालू हो जाएगा, जिसे पार्किंसन कहते हैं। तो डोपामाइन की कमी से पार्किंसन आते हैं। जबकि यदि बेसल गैंग्लिया ज्यादा काम करे, क्या अगर बेसल गैंग्लिया ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा काम करने से डोपामाइन ज्यादा बनेगा, फिर डोपामाइन ज्यादा काम करेगा तो शरीर
हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से एक प्रकार से स्टिफनेस आ जाते हैं, जिसमें शरीर स्लो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। उस कंडीशन को कोरिया कहते हैं। डोपामाइन की अधिकता से होने वाली बीमारियों को कोरिया कहते हैं, और डोपामाइन की कमी से होने वाली बीमारी को पार्किंसन, और अधिकता से होने वाली बीमारी को कोरिया। ये दोनों। अब दोनों में अंतर, अब दोनों में ये अंतर है कि अब जब डोपामाइन की कमी होगा तो शरीर में हाथ पैर गर्दन है इस तरह से ट्रेमर करने लगते हैं। कोई भी सामान को उठाते हो तो पहले कांपते कांपते हाथ आगे जाएगा, जैसा सामान पकड़ोगे कांपना बंद होगा, जैसे अपने तरफ लाओगे तो फिर कांपते कांपते आता है, या गर्दन थर आता है। लगभग शरीर में एक प्रकार से कंपन के साथ थरथराहट रहते हैं, बॉडी बैलेंस जाता है, कभी शरीर इधर कभी उधर, एक ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति ने शराब पी ली हो। इस प्रकार से उनका चाल हो जाता है। तो सोने वक्त भी रहता है क्या? हाँ? मतलब मान के चलो नींद आ गया नहीं, सोने पर तो नॉर्मल है, बैठने पर चलने पर ये आपको दिखाई देगा। हमारे पड़ोसी उसकी गर्दन ऐसे करते हैं। हाँ, तो उनको पार्किंसन है। घर वाले बोलते हैं वो बुखार आई थी। हाँ, तो उसके वजह से ब्रेन में वो वायरल फीवर आया था, तो बिगड़ गई थी, इससे करता है, तो उनको जाकर देना ट्रीटमेंट। तो अगर डोपामाइन की कमी होगा तो हमारी जो मसल का कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण इनवॉलंटरी मूवमेंट चालू हो जाता है, जिसे पार्किंसन कहते हैं। जबकि बेसल गैंग्लिया ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा डोपामाइन बनेगा, ज्यादा डोपामाइन बनेगा तो हमारे मसल को इतना ज्यादा कंट्रोल कर देता है, इतना कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है मसल को, जिसके वजह से मसल टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तब शरीर का मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। और जब आप बात करोगे तो बात करते करते किसी का आंख फड़कता है, मैं बात कर रहा हूँ, बात करते करते आंख फड़कता है। तो ये जो एक्टिविटी होता है ना, वो जो है डोपामाइन की अधिकता के कारण होते हैं। अचानक ही वो डोपामाइन मसल को कड़क कर देता है। मसल जब कड़क होगा तो सिकुड़ेगा। ठीक है, रामदेव बाबा कौन सा? नहीं, रामदेव का तो सर रामदेव बाबा के लिए होता था, बात करते करते वो फड़कता आंख मारता था। अभी तो होता है हाँ। उसका आंख नकली सर, ये पलक ही नहीं झपकता उसका। अच्छा, वो अलग थी। तो अगर बात कर रहे हैं सोचते सोचते, अगर ज्यादा कोई नहीं ज्यादा सोचेगा और सोचते सोचते क्या होता है, आंख फड़कना चालू हो जाते हैं, तो डोपामाइन ज्यादा बनने से मसल को सिकोड़ता है, जिसके वजह से पलक बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसे जो प्रॉब्लम को हम लोग कोरिया के नाम से जाने जाते हैं। अनावश्यक कॉन्ट्रिक्शन डोपामाइन की अधिकता से, जब शरीर में अनावश्यक कॉन्ट्रिक्शन होगा तो मसल पूरा कड़क हो जाएगा। कभी कभी सिंगल ऑर्गन में कॉन्ट्रिक्शन होगा, कभी कभी पूरे ऑर्गन में कॉन्ट्रिक्शन होगा, जो कि डोपामाइन की अधिकता के कारण होते हैं। अगर डोपामाइन ज्यादा होगा तो एक समय में पूरे शरीर एकदम कड़क हो जाएगा, वो आदमी सीधा बेड से जब उठेगा तो एकदम धीरे से, एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उनको शंकर से बांध दिया, एकदम लोहा बन गया, इस तरह से कड़क हो जाता है। ठीक है, तो आप दोनों में अंतर समझना कि पार्किंसन में शरीर में अनावश्यक मूवमेंट और कोरिया में शरीर में स्टिफनेस के साथ साथ जब हम लोग ज्यादा गहराई से सोचते हैं और सोच करके हम बातें करते हैं तो एक साथ दो फंक्शन होते हैं। एक में तो हम लोग बात कर रहे हैं, मगर बात करते करते शरीर के किसी भी अंग का अचानक कड़क हो जाना, चाहे आंख हो चाहे कभी मुंह ऐसा होते हैं, बात करते करते बात कर रहे हैं, बात करते करते ऐसे होते हैं, किसी को टेढ़ा हो जाते हैं। तो बात करते करते अगर किसी का मुंह टेढ़ा हुआ है या आंख फड़फड़ाए, आंख फड़ में फड़क कर आए, तो ऐसे कंडीशन डोपामाइन के ज्यादा होने की वजह से होते हैं। सर किसी को मालूम नहीं पड़ता और वो जैसे यूं है ना, बैठे यूं हिलाते रहते हैं, सोचते रहेंगे, पाँव हिलता रहेगा, अपना हिलाते रहते वो जानिए, वो उनका आदत है, हैबिट है वो। ठीक है, वो हैबिट में हम लोग का भी होता है। हैबिट में क्या है, मन मस्त रहता है, मन अपने ख्यालों में डूबा है, मगर एक तरफ से पैर चलता रहता है, तो ये हैबिट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना कि पार्किंसन कोरिया में क्या अंतर है। एक में शरीर में डलनेस आ जाता है और एक में लेजीनेस है ना। तो सर जैसे ये बता रहे थे हिमांशु कि भी उनको वायरल आया था, उसकी वजह से उनकी ये वाइब्रेशन शुरू होगी। हाँ। तो फिर उनको सर वायरल ट्रीटमेंट दे पहले इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। अच्छा। अगर इन्फेक्शन ज्यादा दिन तक रहता है तो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर तो वायरल नहीं देना, उनको 6 से दिया देना इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए, फिर बाद में पार्किंसन का ट्रीटमेंट देना। आपको मालूम होना चाहिए, जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो अपनी संख्या में ग्रोथ कर लेता है। शुरू में तो इन्फेक्शन रहेगा, जैसे जैसे जब ज्यादा संख्या में ग्रोथ कर लेता है तो एक जगह कैप्चर कर लेता है, जहां पर वो आसपास के अंगों को क्या करता है,
सुझा देता है, सूजन आ जाता है। जब आसपास के इंटरनल अंगों में सूजन आता है जिनको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो वहां पर आप इन्फेक्शन नहीं देना, इन्फ्लेमेशन देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में क्या होगा? क्या इन्फेक्शन ट्रीटमेंट में अभी तो बोला ना 30 मिनट वो भी है ना? मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, ठीक स्पष्ट बोलो, जोर से बोलो। इनकी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जैसे ट्रीटमेंट देते हैं तो 30 मिनट 6 या 6 ये इन्फ्लेमेशन के लिए हो गया, इन्फ्लेमेशन को ठीक करेगा। और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कौन सा फार्मूला देंगे? ओए भगवान, कहाँ से कहाँ आगे। एक लीवर को उकसा दो और एक वायरल ट्रीटमेंट को उकसा दो, वो इतने इन्फेक्शन पर्याप्त है। और एक है हाफ फुल्ली 20-13-6 सेकंड, ये भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। ठीक है, 3 फार्मूला आपके पास है, आपको समझना है कि कौन से प्रकार के ट्रीटमेंट को देना है। अगर आपको आप हाफ फुल्ली 20-13-6 को अगर उकसाना है तो इनके लिए सीबीसी टेस्ट आएगा, इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम रहेगा तो आप हाफ फुल्ली 20-13-6 को उकसाना, अगर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइड कम रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लड टेस्ट से कैसे पता करें कि किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है? ऐसे रोगियों के पैरों की खास पहचान क्या है? ब्लड टेस्ट से कैसे पता करें कि किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है? ऐसे रोगियों के पैरों की क्या खास पहचान है? इसमें 2 प्रश्न हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी ब्लड में कैसे पता चले? अब पहली बात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक मसल से रिलेटेड बीमारियां हैं, मांसपेशी की बीमारियां हैं, जिसमें हमारे मसल्स में जो तकलीफ आता है जीन्स की गड़बड़ी से आते हैं। किसके? जीन्स की गड़बड़ी से, क्रोमोसोम की गड़बड़ी से हमारे मसल्स में एक प्रकार से हार्मोन्स होते हैं, उस हार्मोन का नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या? डिस्ट्रोफिन हार्मोन की कमी हो जाती है मसल्स में, और जैसे डिस्ट्रोफिन हार्मोन कमी होता है तो वैसे वैसे ये हार्मोन क्या करते हैं, मसल को नरम और मुलायम बना के रखता है। कौन सा? डिस्ट्रोफिन हार्मोन। डिस्ट्रोफिन हार्मोन जो होता है मसल को नरम मुलायम बना करके रखते हैं। जब कभी भी मसल से या डिस्ट्रोफिन हार्मोन की कमी हो जाए, जो हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है सीपीके, अगर सीपीके का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उस सीपीके के प्रभाव से मसल्स में जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो बाहर निकल जाते हैं मसल को छोड़ के। तो उस कंडीशन में जब मसल्स में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी होगा तब मसल नरम होने के बजाय धीरे धीरे कड़क हो जाता है, और एक टाइम ऐसे आता है कि सीपीके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में जितना भी डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो खत्म हो जाता है, और उस टाइम जब मसल को देखेंगे तो एकदम कड़क पत्थर के जैसे हो जाते हैं। दबाने पर मसल में दबाव नहीं आता और एकदम पत्थर के जैसे कड़क हो जाते हैं। तो ब्लड में हम लोग क्या चेक करेंगे? सीपीके का लेवल। सीपीके क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज नामक केमिकल चेक कराएंगे, जिनका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? लगभग 250 तक होना चाहिए। 180 से 250 तक उनका लेवल रहता है। अगर 250 से अगर ज्यादा रहता है, 300, 400, 500, 1000, 2000, 20,000, 55,000 तक इनका लेवल रहते हैं, 55-60,000 तक। जितना ज्यादा सीपीके लेवल ब्लड में बढ़ा रहेगा उतना ही उस व्यक्ति के मसल्स में कमजोरियां आएंगे, उनके मसल्स से डिस्ट्रोफिन हार्मोन की कमी होंगे और मसल कड़क होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसा होता है कि उस व्यक्ति जो है वो उठने बैठने में असमर्थ हो जाते हैं और टोटल बेड रेस्ट हो जाते हैं। जब कभी भी किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी है तो वो जब बैठे रहेंगे तो पहले जमीन का सपोर्ट लेकर के ऐसे खड़े होंगे और पैरों को अपने पकड़ते पकड़ते इस तरह से खड़ा होंगे। क्यों? क्योंकि जो काफ मसल का जो मसल एकदम पत्थर के जैसा कड़क हो गया, इसमें तननशील जो होना चाहिए वो मुलायम होना चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरा खुल नहीं पाता, इसमें डायलेशन नहीं हो पाता, एकदम कड़क हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ठीक है। और वो जब बच्चा होता है तो बच्चे जब चलते हैं एक पंजे के बल पर चलते हैं। ठीक है, एड़ी जमीन पे नहीं रखते, पंजे पर चलते हैं। अब चलने में 2 प्रकार के, कई पेशेंट एकदम बाहर करके ऐसे चलते हैं, पंजा को बाहर करके, एड़ी को बाहर करके ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और कई पेशेंट को इस तरह से होते हैं, पंजा अंदर एड़ी बाहर चलने के लिए। ठीक है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो काफ मसल का जो फ्रीनेस होना चाहिए, नरमता होना चाहिए,
इनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो कोऑर्डिनेशन यहाँ से क्या हो गया है, खत्म हो गया है, क्लोज हो गया है। इसलिए उनका पैरों का मूवमेंट शेप चेंज हो जाते हैं, कभी पंजा अंदर करके चलते हैं, कभी एड़ी अंदर करके चलते हैं, ठीक है। और चलते समय ज्यादातर पंजे के बल चलते हैं, उनका पूरा पैर जमीन पर नहीं टिक पाते। इसलिए नहीं टिक पाते क्योंकि ये जो शॉर्ट हो गया है कॉन्फ्लिक्ट होने से, आप मसल क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से एड़ी के मसल को ऊपर खींच के जकड़ लिया, इसलिए एड़ी पूरा खुल नहीं पाता। तो यह जो सीपीके, ये जो सीपीके है, क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेज है, तो उनका टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि किसी का सीपीके लेवल 250 से ज्यादा है, तो यह इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति में सीपीके का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, तो उनके मसल्स में जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का है। अगर कम रहे तो सर 185 से कम रहेगा, मान के चलिए तो कोई तकलीफ नहीं है, 20-30 रहे, कोई तकलीफ नहीं है, इतना ध्यान देते नहीं है। आदमी कब चेक कराते हैं, तकलीफ आने पर, और तकलीफ का पता करने के लिए ही कोई केमिकल टेस्ट कराया जाता है। अगर सीपी के लेवल 20-30 रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। इसमें आप देखना मसल जो एकदम और ज्यादा नरम मुलायम रहेगा, ठीक है, वो और फ्लेक्टिव हो जाएगा। हो सकता है कि ये उंगली या अंगूठा यहाँ को टच कर ले, इतना नरम मुलायम हो जाए, उंगलियां यहाँ टच कर ले, ठीक है ना। तो ये सीपीके लेवल ठीक, और सीपीके लेवल कम होना नुकसानदायक नहीं है। सीपीके लेवल ज्यादा होगा तो शरीर को ज्यादा नुकसान है मसल की बीमारी लाने के लिए। वो जो लड़का था यहाँ, उसको मम्मी पापा लेके आए थे, क्या नाम, हाँ आए थे ना, राजा जाते हैं ना ट्रीटमेंट देने के लिए, मेहुल, राहुल, क्या नाम, मेहुल अग्रवाल। उसका मतलब कितना होगा, कितना 250 से, उनका तो 500 है अभी, 500 है। हमने 55,000 तक के लेवल के देखे हुए हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और जब किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होते हैं तो उनका उम्र, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम से कम 18-20 प्रकार के होते हैं, पहली बात तो, ठीक है। इसमें DMD, BMD, लोअर लिम्ब गर्डिल, अपर लिम्ब गर्डिल, है ना, ऐसे अलग अलग नामों से है। तो ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होते हैं, एक तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, कुछ क्रोमोसोम की वजह से ब्लड में सीपीके के लेवल बढ़ जाते हैं। इनका इफेक्ट पैरों से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कमर के साइड आते हैं, फिर कमर से पीठ की तरफ, फिर दोनों हाथ में, कंधों में, ऐसे पूरा कैप्चर कर लेते हैं, जिनकी वजह से हाथ पैर पूरा क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, अपना फ्रीनेस खत्म हो जाता है। तो सर मतलब मान के चलो कि केवल हाथ में या कुछ मतलब अलग अंग में नहीं हो सकता है, हाँ? नीचे से ही स्टार्ट होता है। हाँ, मोस्टली किसी किसी के ऊपर से चालू होता है, तो कहीं से भी कोई भी सेल में अगर इफेक्ट आ जाए उस एरिया पे, तो वहां से चालू हो सकता है, फिर धीरे धीरे पूरा अंग, हाँ, पूरे शरीर कैप्चर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एमडी के पेशेंट के पैर जो चलते समय एड़ी बाहर निकले हुए होते हैं, उसे ठीक कैसे करें? एमडी के पेशेंट के पैर जो चलते समय एड़ी बाहर निकले हुए है, ऐसा, इस तरह से एड़ी बाहर निकले हुए है, इस तरह पंजे में चलेंगे, एड़ी बाहर निकले हैं। अब इनको कैसे करोगे, अब ध्यान देंगे, इस तरह से है तो ये जो मसल है वो नीचे उतरा हुआ है, बाहर का मसल क्या है, नीचे उतरा हुआ है, और अंदर का जो मसल से ऊपर टाइट है, ये अंदर का मसल टाइट है, इसलिए तो ऐसा हुआ है। जिस रस्सी को खींचोगे उधर के साइड वो डायरेक्शन घूमेगा, ठीक है। तो अभी आप क्या है, ये जो मसल्स है वो नीचे उतरा है और ये अंदर के ऊपर खींचा हुआ है, तो उनको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इस मसल को नीचे उतारेंगे, सुपर फास्ट देंगे, अंदर का जो मसल्स है उनको नीचे उतारना, ठीक है, और बाहर के मसल को ऊपर चढ़ाना, पैरालिसिस पॉइंट देना, जो पैर में तकलीफ है उस पैर में। तो आप देख लेना, अगर ये ऐसा कंडीशन है, अगर पेशेंट ऐसे चलते हैं तो ऐसे चलेंगे तो ये जो टिश्यू है, अंदर का टिश्यू बाहर निकला है और बाहर के टिश्यू ऊपर चढ़ा है, तो उनको क्या करना, बाहर के टिश्यू को नीचे उतारना, सुपर फास्ट देके, और अंदर के ऊपर चढ़ाना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखना कि कैसे चलते, उसके आधार पर आप उसको सुपर पॉइंट और पैरालिसिस पॉइंट देना। चलिए नेक्स्ट। फैन चलाओ, क्या हो गया? गर्मी लग रही है। पर्दा कर लो। किसी का मुंह एक तरफ से टेढ़ा हो तो उसके कारण क्या है? उस बीमारी के कुछ अन्य लक्षण लिखिए। हाँ जी, किसी का मुंह एक तरफ टेढ़ा कैसे होता है? मुंह बना के दिखाओ हाँ, दिखाई है। अरे
अगर किसी का मुंह एक तरफ इस तरह टेढ़ा हो जाए तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं? बेल्स पैल्सी। क्या बोलते हैं? बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। क्या? फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस में जिस तरफ चेहरा ऊपर चढ़ा है, जिस तरफ चढ़ा हुआ है उधर तो मसल ठीक है, और जिस तरह से नीचे उतरा हुआ है वो नर्व क्या हो गया? काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर का मसल लूज है, उधर के हम लोग पैरालिसिस मानते हैं, पैल्सी मानते हैं। अगर लेफ्ट साइड का, अगर चेहरा लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है तो इस तरह रहेगा, राइट साइड चेहरा ऊपर जाएगा, लेफ्ट का नीचे आ जाएगा मसल। ठीक है। तो किसी का चेहरा एक साइड टेढ़ा है तो उस प्रॉब्लम को बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस कहते हैं। तो उस कंडीशन को, या कंडीशन जो होते हैं दो मुख्य कारण से होते हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और दूसरा जो होते हैं जो व्यक्ति ज्यादातर सफर करते हैं और वन साइड हवा पड़ने से, चेहरे में हवा पड़ने से वन साइड के मसल कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं, दूसरे साइड का गर्म हो रहने से वो लूज हो जाते हैं। तो ठंडी के प्रभाव में, ज्यादातर ठंड के समय में ये होता है। कई लोग बाइक चलाते हैं, कई लोग बस में खिड़की के साइड बैठे रहते हैं, ट्रेन में लंबी सफर करते हैं, तो क्या होते हैं? इन्फेक्शन तो आएगा ही, साथ में खिड़की के प्रभाव से वन साइड का फेस में ठंडी हवा पड़ने से इधर का जो मसल से क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा और इधर के लूज हो जाते हैं। तो एक ठंडी मौसम की वजह से शरीर को ठंड पड़ने की वजह से ये फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पैल्सी होते हैं, और दूसरा वायरल इन्फेक्शन के कारण बेल्स पैल्सी होते हैं। इन दोनों फेशियल पैरालिसी को, बेल्स पैल्सी को ठीक करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर किसी को वायरल फीवर हुआ हो या वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर चेहरे का डायरेक्शन चेंज हुआ हो, या चेहरा एक साइड टेढ़ा हो गया हो, या बेल्स पैल्सी हुआ हो, तो ऐसे लोगों को आप लोग वायरल ट्रीटमेंट देना। क्या देना? वायरल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको एमहेपरिन देना और साथ में फेशियल पॉइंट देना। इधर का चेहरा ऊपर उठा हो, उधर के टिश्यू को नीचे उतारना, अपोजिट साइड ले जाना। ठीक है। तो जिनको वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर बेल्स पैल्सी आया हो तो उनको ठीक करने के लिए वायरल ट्रीटमेंट देना, ठीक, और फेशियल पॉइंट देना। और यदि किसी का चेहरा वन साइड टेढ़ा हुआ हो तो मौसम टेम्परेचर कम होने के कारण, ठंडी मौसम में ज्यादातर रहने की वजह से अगर चेहरा का वन साइड टेढ़ा हो गया हो तो ऐसे कंडीशन में आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट पर बॉडी टेम्परेचर देना, बॉडी टेम्परेचर ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना। और आप लोगों को मालूम है बॉडी टेम्परेचर ठीक करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट है बताया गया था? बताइए किसको याद है? बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा फार्मूला देते हैं? 10 रुपए। चलिए 10 रुपए का इनाम दे दीजिए। बॉडी टेम्परेचर फार्मूला बताओ ना, बताओ किनको याद है? 10 रुपए का सवाल है। ये 4 बार मैंने बताया है, कितने बार आया इसी लेक्चर में? सर ये क्या कर रहे हो? 20 कुंडली सर। देखकर बताओगे? हाँ सर, तना कौन नहीं बताता, मिल भी जाता तना कौन करना? किसी को याद नहीं है? सर 20 कुंडली रहने दीजिए। आपको नहीं मालूम है? आपको 20 सेकंड नहीं गलत। 2-3 टाइम है। ठीक है, ध्यान देना। 6 मेडुला, 4 पैरा, 7 लीवर, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड। ये फार्मूला देना बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। और यही फार्मूला किसको देना? जो व्यक्ति दारू पी लेता है, बहुत सालों से दारू पी रहे हैं और अचानक ही दारू छोड़ देते हैं तो उनका शरीर क्या हो जाते हैं? विड्रॉल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विड्रॉल हो जाते हैं। तो विड्रॉल को ठीक करना है, तो विड्रॉल ट्रीटमेंट इसका नाम है। क्या नाम है? विड्रॉल फार्मूला या स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बॉडी टेम्परेचर, ये दोनों नाम है इसका। अब याद रखना, कभी भी आएगा 10 नंबर के सवाल में तो बता देना। अब आएगा नहीं 10 नंबर का। चलिए ठीक, नेक्स्ट। रोगी ने कहा है कि रात को सोने से पहले उसकी तबीयत ठीक थी, लेकिन सुबह उठने से उसे तकलीफ हुई। पहले पैर सुन्न हुए, फिर कमर हिल नहीं सका, फिर 24 घंटे के अंदर हाथ तक भी नहीं हिला, मुश्किल ही गया। यह कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे करें? हाँ,
अब क्या होता है, कभी कभी शरीर में इन्फेक्शन तो रहता है मगर वो दिखाई नहीं देता बाहर से, और यह जो इन्फेक्शन होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है। किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। तो कई बार ऐसे कई व्यक्ति है जिनको देखा गया है कि व्यक्ति दिन भर अच्छा रहता है, जैसे ही रात को सोया सवेरे उठता है तब पता चलता है कि कमर का निचला भाग काम करना बंद कर दिए। तो ऐसे कंडीशन में यह इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति को काफी दिन से स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन था, और वही इन्फेक्शन ज्यादा दिन तक एक जगह जमा रहने से इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब स्पाइनल नर्व में इन्फ्लेमेशन होगा तो जो पैरों के सही ऑर्डर आना चाहिए ऑर्डर आना बंद हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं गिल्डन-बार सिंड्रोम, GBS। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? GBS। और यह GBS में क्या होता है, वह व्यक्ति सीधा बेड रेस्ट हो जाता है। बैठ तो सकता है, अपने आप बैठ सकता है, मगर चल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता जब तक स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होगा, तब तक, जब तक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं होगा तब तक। ठीक है, तो ऐसे समय में वो व्यक्ति को चलना फिरना दूर हो जाएगा। जनरली कॉमन फीवर आएगा, फीवर भी नहीं आएगा, जनरल लाइफ स्टाइल रहेगा, खान सब प्रॉपर रहेगा, मगर उनके इमरजेंसी में कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। या इन्फेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को अगर इफेक्ट करेगा तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कई सारे अंगों में भी वो अपना प्रभाव छोड़ना चालू कर देता है, जिसके वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ आएगा, खाना खाने में भी तकलीफ आएगा, खाना निकल नहीं पाएगा, बुखार आएगा, घबराहट रहेगा, बेचैनी रहेगा, सिर में भारीपन आएगा। ठीक है, जोड़ों में दर्द भी आ जाते हैं क्योंकि ये सब इन्फेक्शन की वजह से आया हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का चलना फिरना बंद हो जाते हैं, बेड रेस्ट हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, खाना ठीक से नहीं निकल पाना, इसलिए उनको फिर हॉस्पिटल में एकदम इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। और हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनको सीधा एंटीबायोटिक पे ले जाया जाता है, सलाइन दिया जाता है, नाक में खाना देने के लिए नाक में क्या रॉयल ट्यूब लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर भी ठीक नहीं हो पाता। अगर न्यूरोपैथी में अगर ऐसा केस आता है तो सबसे पहले आप उनको क्या ट्रीटमेंट देना, क्योंकि वो इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हुआ है, इन्फ्लेमेशन के कारण हुआ है ना, GBS इन्फ्लेमेशन के कारण हुआ बीमारी है। तो ऐसे कंडीशन में 30 मिनट इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट पहले देना। आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए, अगर कोई भी इन्फेक्शन अगर ज्यादा समय तक किसी भी जगह में रह करके आक्रमण करे तो वो इन्फेक्शन नहीं कहलाता, वो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ऐसे कंडीशन में आपको इन्फेक्शन ट्रीटमेंट नहीं देना, उनको इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट ही देना है। इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट सर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन देंगे तो भी चलेगा, मगर ध्यान रखना इन्फ्लेमेशन को लास्ट में देना, ज्यादा देर तक उनका पावर बढ़ाने। सर जैसे इन्फ्लेमेशन आता है तो ये फिर रहता ही है क्या? रहता है ना, तभी तो अटैक आया ना पूरे स्पाइनल नर्व पर, स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक आया ना। हाँ। तो उनको पहले इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देने के बाद फिर उनको पेट सेट करना, नॉर्मल लार्ज ब्लेड, किडनी क्लियर आदि दे करके पेट पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना। लास्ट में साइटिका सेटिंग MRT वगैरह देना, ठीक है, जिससे वो जल्दी रिकवर होगा। वेटर प्लस न्यू गॉल देना ज्यादा बेहतर है। चलिए नेक्स्ट, पैरालिसिस क्या होता है या क्यों होता है, इसके होने के मुख्य कारण लिखिए। इसमें कितने सवाल है? 3 सवाल। पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस का मतलब है किसी भी अंगों का काम न करना। ठीक है, किसी भी अंगों का काम न करना ही पैरालिसिस कहलाता है। यह ज्यादातर क्यों होता है? यह नर्व में कमजोरी की वजह से होता है। नर्व के द्वारा शरीर को चलाने के लिए जो ऑर्डर आना चाहिए ब्रेन से, वो ब्रेन से ऑर्डर ठीक से नहीं आ पाता अंगों को चलाने के लिए, अंगों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तब जाकर के यह प्रॉब्लम आता है। ठीक है, शरीर को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार? मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व कहाँ से निकलता है? ब्रेन से। तो ब्रेन से निकलने वाले मोटर नर्व में या सेंसरी नर्व में, दोनों में इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो पैरालिसिस दोनों में कोई भी नर्व में इफेक्ट आ सकता है। अगर ब्रेन में जाने वाले नर्व और ब्रेन से शरीर को चलाने वाले नर्व में अगर किसी दबाव की वजह से या ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर का जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैसेज आना चाहिए वो नहीं आ पाता, जिनके वजह से शरीर का अंग काम करना बंद कर देते हैं, जिसे पैरालिसिस कहते हैं।
कि अभी कभी कई लोगों को दोनों साइड के पैरालिसिस होता है, कभी कभी राइट या लेफ्ट साइड के पैरालिसिस होता है। किसी को केवल कमर के नीचे का भाग इफेक्ट होता है, तो किसी को एक हाथ, किसी को दोनों हाथ, किसी को आधा शरीर में इफेक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है सर? अगर किसी को किसी भी सिंगल हाथ में, दो हाथ और दो पैर है, अगर किसी को सिंगल हैंड में अगर प्रॉब्लम है, सिंगल पैर में प्रॉब्लम है, तो उनको बोलते हैं मोनोप्लेजिया। क्या बोलते हैं? मोनोप्लेजिया। अगर दोनों हाथ में अगर तकलीफ है तो बाइप्लेजिया। अगर कमर के नीचे के दोनों पैर में अगर पैरालिसिस है तो पैराप्लेजिया। अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों में से कोई भी एक साइड हो तो हेमीप्लेजिया। ठीक है, हेमी यानी आधा, कि पैरा मतलब निचले का भाग। तो ऐसे कंडीशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है, और यह मुख्यतः 3 कारणों से होता है। पैरालिसिस जो होता है वह मुख्यतः 3 कारणों से होता है। आपको बताया गया था, ब्रेन को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में नहीं मिलेगा? एक तो ब्लड में क्लॉट आने की वजह से, ब्लड का सर्कुलेशन नर्व को नहीं मिलने से, नर्व को जो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं मिलने से, ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन का टिश्यू सिकुड़ जाता है। जिनको क्या बोलते हैं? खत्म होने लगते हैं ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन का टिश्यू, जिसको इंफाक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंफाक्ट। इंफाक्ट क्यों होते हैं? अभी बोला ना 4 सेकंड पहले, क्यों होते हैं इंफाक्ट? 10 रुपए मिलेंगे तो बोलते हैं। ब्लड में क्लॉट आ जाने से, ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड में से जो ऑक्सीजन ब्रेन के नर्व को जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलने से ब्रेन का नर्व सिकुड़ जाते हैं, खत्म होने लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंफाक्ट। ऑक्सीजन की कमी से कोई भी सेल खत्म होना, जिनको इंफाक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक कारण। दूसरा, अगर किसी को एक्सीडेंट की वजह से या बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन का आर्टरी फट जाता है, तब उनको क्या बोलते हैं? हेमरेज। क्या बोलते हैं? ब्रेन हेमरेज। क्या बोलते हैं? ब्रेन हेमरेज का मतलब ब्रेन के नाड़ी आर्टरी का फट जाना, उनको ब्रेन हेमरेज करते। जब ब्रेन हेमरेज होता है तो वेसल से ब्लड बाहर रिस करके जम जाता है, ब्रेन के आसपास के नर्व के आसपास इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है। और जब वही ब्लड जम जाता है तो ठोस सॉलिड पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? हीमाटोमा। जब ब्लड जम जाता है तो इसे एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? सीरम। वो सीरम उस हेमाटोमा को सूखने नहीं देता। अब यह सॉलिड जो ब्लड है टिश्यू के आसपास जमा हुआ है, तो हर एक सेल को जो ब्लड मिल रहा था काम करने के लिए, उसके परी को भी दबा दिया हीमाटोमा ने। तो बाकी के जो न्यूरॉन है उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? उससे रिलेटेड जो नर्व जो शरीर में आ रहा था काम कराने के लिए, वो काम कराने आना बंद हो जाएगा, ऑर्डर नहीं आ पाएगा शरीर के अंगों में। यही होगा ना? या तो क्लॉट की वजह से नर्व खत्म होगा, तो जो नर्व शरीर को काम कराने के लिए ऑर्डर देना, तो ऑर्डर देना बंद कर दिया। या ब्लड हेमरेज की वजह से हेमाटोमा हुआ, हेमाटोमा की वजह से ब्रेन के टिश्यू को काम करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए था वो मिलना बंद हो गया, जिसके कारण जो ब्रेन से ऑर्डर आना चाहिए था शरीर में वो आना बंद हो गया। तो शरीर के अंग अगर काम नहीं करेगा तो इसको पैरालिसिस भी कहते हैं, चाहे इंफाक्ट की वजह से हो चाहे हीमाटोमा की वजह से हो। तीसरा जो कारण, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, नियासिन, थायमिन, ये क्या? मल्टीविटामिन। अगर किसी ने अगर ज्यादा दिन तक विटामिन नहीं खाया या विटामिन खाने में कंजूसी की हो, तो ऐसे व्यक्तियों का जो नर्व जो होते हैं, चाहे ब्रेन का हो चाहे शरीर का हो, वह नर्व कमजोर होना चालू हो जाता है, डिमाइलिनेशन चालू हो जाते हैं, क्योंकि माइलिन को बनाने के लिए विटामिन B12 चाहिए। अगर माइलिन ही नहीं बनेगा विटामिन B12 की कमी से, तो नर्व में क्या आ जाएगा? पहले झुनझुनी आएगा, नमनस आएगा। अगर आप थोड़ा देर बैठ जाओगे पलाठी मोड़ के तो पता चलता है कि झुनझुनी आ गया। आप फिल्म देख रहे हो थिएटर पे, 1.5 घंटा 2 घंटा बैठे तो 4 बार पैर को बदलना पड़ता है, झुनझुनी आना चालू हो जाते हैं। पैर ऐसा लगता है जैसे खड़े होने पर पैर है ही नहीं, इतना गद्दा जैसा लगता है। तो ये क्या है? नमनेस है। तो ये जो नमनेस जो आ रहा है, ये विटामिन B12 की कमी के कारण आ रहे हैं। अच्छा, ये भी? हाँ, तो विटामिन B12 की कमी के कारण आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको समझना कि आपको विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी ज्यादा दिन तक अगर किसी भी शरीर में रहेगा तो नर्व का जो माइलिन शीथ है वो कमजोर होगा, वो उखड़ने लगता है, जिनके कारण आने वाले समय में नर्व से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल बीमारियां चालू हो जाएगा। चाहे पैरालिसिस आएगा, चाहे मोटर न्यूरॉन आएगा, चाहे मल्टीपल स्क्लेरोसिस आएगा, चाहे और कोई भी नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है।
ठीक है। तो एक पैरालिसिस होने का मुख्य कारण विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी। तो पहला जो पैरालिसिस किसके वजह से आते हैं? विटामिन इन्फ्राक्ट की इन्फाक्ट की वजह से, दूसरा हेमाटोमा, हेमाटोमा, तीसरा विटामिन की कमी से। अब तीनों जो कारण है, तीनों के जो कारण है उनको ठीक करने के लिए अलग अलग फार्मूला देना है। अगर किसी को ब्लड क्लॉट की वजह से आया है, जिसे इन्फाक्ट बोलते हैं, ब्लड क्लॉट की वजह से आया हुआ है, उस पैरालिसिस को इन्फाक्ट कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है? ब्लड क्लॉट होने के लिए कौन सा फार्मूला? और ब्रेन में, ब्रेन के लिए कौन सा हेपरिन देना है? जी मेडुला 30, ब्रेन के लिए एम हेपरिन, ब्रेन के लिए एम हेपरिन देना। और सबसे लेटेस्ट मल्टी हेपरिन देना, सबसे लेटेस्ट फार्मूला मल्टी हेपरिन देना इन्फाक्ट के पेशेंट को। इन्फाक्ट के कारण जिनको पैरालिसिस हुआ है उनको मल्टी हेपरिन देना। ठीक। दूसरा है हेमरेज। हेमरेज क्यों हुआ है? बीपी के बढ़ने से या एक्सीडेंटल की वजह से। अगर हेमरेज हुआ है तो उस घाव को सुखाना है, जो बाहर दिश करके जो ब्लड आए उनको सुखाना है, सीरम को सुखाना है। तो उनको सुखाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट देना है? इंजुरी ट्रीटमेंट। ठीक है, क्या देना? इंजुरी ट्रीटमेंट। हेमाटोमा वाले को इंजुरी देना। ठीक है। और तीसरा विटामिन B12 की कमी से आया है तो पेट सेट करना और लार्ज फॉलिक ब्लैक या मल्टीविटामिन। ठीक है, ये ट्रीटमेंट देना। और इनके बाद फिजिकल एक्टिविटी को ठीक करने के लिए MRT, शुक्लावसंती, सैटिका सेटिंग, ये सब फार्मूला जो फिजिकल प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए देना है। ठीक है, चलिए।